तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांचाल आपका एक बार फिर से आपके परिवार तिलक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट। और मैं बता रहा हूं, लाइट और साउंड जो है फिजिक्स में ऐसे दो टॉपिक मेन है जहां से भर कर क्वेश्चन आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर फिजिक्स से के पार्ट से आ रहे हैं तो आप देखेंगे लाइट और साउंड से ही पूछे जाते हैं। तो हम प्रकाश को स्टार्ट करेंगे, लाइट को पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आपकी पीईबी की एग्जाम है, जेल प्रेरी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैं इसमें कवर करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट में हम देखेंगे पढ़ना क्या क्या है। पहले ये तो देखें पढ़ना क्या क्या है। तो हम सबसे पहले परावर्तन पढ़ेंगे जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। पूरा वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है और मज़ा आ जाएगा। अंत में आप कहेंगे कि हाँ वाकई आपने अच्छी चीज़ हमें डिलीवर की है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो दिल से एक रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ये बात का ध्यान रखें। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले हम परावर्तन पढ़ेंगे यानी कि रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये लाइट की सारी घटनाएं होती है, ये प्रकाश के साथ इतनी घटनाएं घटती है। ठीक है, सो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण और उसके प्रकार यानी कि स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप्स और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चीज़ अभी आप देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। समतल दर्पण भी इसमें हम कवर कर लेंगे, प्लेन मिरर के भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कवर कर लेंगे। उसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमको देखना है, फिर हमको देखना है मानव नेत्र, लास्ट में हम ह्यूमन आइन पढ़ेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इस प्रकाश चैप्टर को पढ़ने का। इतनी चीज़ें रहेंगी और आपका जो वीडियोज़ है इसी सीक्वेंस में आपको ये पूरा टॉपिक में कवर करवाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आ जाते हैं हम लाइट और परावर्तन पे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लाइट क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट से। लाइट यानी कि प्रकाश। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, और ये क्या करता है, माध्यम में तरंग के रूप में संचरित होता है। और तरंग कौन सी, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बना के लिख रहा हूँ, सब आपको इसी तरह से याद रखना है, सारी चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में संचरित होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है, में संचरित होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और लाइट को जानते हैं। लाइट की जो निर्वात में चाल होती है यानी कि वैक्यूम में अगर लाइट की स्पीड देखें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है, एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर सकती है। अगर मैं इसको देखूं किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो 3 × 10⁸ मीटर है, तो किलोमीटर में 3 कम हो जाएगा यानी कि 5 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है 3 लाख, कितना बनेगा ये, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। मतलब लाइट की जो स्पीड है ट्रैवल करने की वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है। और इतनी स्पीड होने के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को आने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। और अगर इस तरह से हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी बनेगी वो 15 करोड़ किलोमीटर बनेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है प्रकाश से, लाइट से। तो लाइट क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, संचरित होता है माध्यम में, किसी भी माध्यम में। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर देखें तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम एक एक घटना की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन ऑफ लाइट। तो देखिए, जब भी किसी सतह पर अब प्रकाश गिरेगा तो 3 तरह की घटनाएं होती है, जरा ध्यान से देख लीजिए। तो अगर किसी भी सतह पर मैं प्रकाश को गिरा रहा हूँ, कोई भी सरफेस है, कोई सरफेस है, लेट सपोज ये सरफेस है,
और ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या हुआ, लाइट वेव को मैंने इंसिडेंट करवाया, लाइट गिरी। तो 3 घटनाएं होती है। पहली हो सकती है परावर्तन, या फिर मैं बोलूँ 3 तरह की ऐसी, अगर फंडा नहीं देखे लाइट का, नॉर्मल भी घटना देखे तो 3 घटना हो सकती है। या तो हो सकता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा हो सकता है ट्रांसमिशन, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं अवशोषण। लाइट क्या हो सकती है, अवशोषित हो सकती है, अवशोषण हो सकता है उसका। ट्रांसमिशन यानी कि इसे बोला जाता है प्रेषण, उसका प्रेषण हो सकता है। या फिर रिफ्लेक्शन यानी कि उसका क्या हो सकता है, परावर्तन हो सकता है। लाइट की 3 घटना हो सकती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर किसी भी पार्ट पे गिरी, कोई भी सरफेस पे आप गिरेगी तो सरफेस 3 तरह से उससे रिएक्ट कर सकती है, लाइट उससे 3 तरह से रिएक्ट कर सकती है। या तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, एब्जॉर्प्शन यानी कि ये जो भी सरफेस है ये लाइट रे को, ये जो प्रकाश किरण है इसको एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले, अवशोषित कर ले। जब भी कोई सरफेस लाइट किरण को, प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसका कलर कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो अगर कोई भी वस्तु किसी भी प्रकाश किरण को, टोटल जितना भी लाइट उस पर गिर रहा है वो अगर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, ये तो व्हाइट बोर्ड है हमारा, लेकिन ब्लैक बोर्ड का कलर जो काला है वो क्यों करता है, दिखाई देता है, क्योंकि वो सारा का सारा जो लाइट उस पर गिर रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया। दूसरा क्या होता है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर ये लाइट रे यहाँ पे गिरी किसी सरफेस पे, और ये सरफेस पे गिरने के बाद क्या हो गई, इसके पार निकल गई, इसको छेद के पार निकल गई, मतलब कि यहाँ से आई और इस सरफेस के पार निकल गई, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन यानी कि प्रेषण। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन के ऊपर घटना घटती है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा रिफ्रैक्शन का, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, तो यहाँ से ये निकला। अब देखिए नेक्स्ट, अगर कोई भी सरफेस पे लाइट रे टकराई तो अल्टीमेटली 3 चीज हो सकती है। पहली तो उसने क्या किया, पहला तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, दूसरा क्या हुआ, प्रेषण हो गया यानी कि ट्रांसमिशन हो गया, और थर्ड चीज क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। मतलब ये लाइट रे यहाँ टकराए और ये ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो, इसके पार नहीं जाए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चले जाए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो लाइट की 3 घटना हो सकती है, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है, या रिफ्लेक्शन हो सकती है। जरा नोट्स लगा दीजिए थोड़ा सा, आप अभी देखेंगे स्क्रीन पे आपको नोट्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स को देख के देखना है। तो हमने पहले आपको देखा प्रकाश, हमने पढ़ा तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में माध्यम में संचरित होता है। फिर हमने देखा लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद में सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का समय लगता है। थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब जब किसी भी सतह पर प्रकाश गिरता है तो 3 चीज़ हो सकती है, या तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, या उसका प्रेषण होगा यानी कि ट्रांसमिशन, या फिर रिफ्लेक्शन होगा यानी कि परावर्तन होगा। ठीक है, तो अवशोषण हमने देख लिया क्या होता है, प्रेषण हमने देख लिया क्या होता है, और यहाँ पे हमने एक और चीज़ देख ली, परावर्तन भी क्या होता है। अब एक एक करके हम प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़ते हैं, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, प्रेषण यानी कि ट्रांसमिशन में चीज़ें पारदर्शी दिखाई देती है, इसके कारण चीज़ें पारदर्शी दिखाई देती है। ये चीज़ें छूट रही थी, ये आपको ध्यान रखना है, पारदर्शी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो आप यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहे हैं। ये सभी को पता है, थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूँ क्योंकि सभी को पता है। तो वैसे भी हम अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के परावर्तन की, तो जब भी कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर, या कोई सतह समतल नहीं होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और जिस माध्यम से वो आई है, जिस मीडियम से वो ट्रेवल करके आई है, उसी मीडियम में सतह से टकराने के बाद वापस चले जाती है, तो प्रकाश की ये जो घटना है, प्रकाश लाइट की जो ये प्रोसेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो रे है इसे आप इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, यानी इसे कहा जाता है आपतित किरण। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण कहा जाता है। ये वाली जो रे है इसे परावर्तित किरण कहा जाता है, यानी कि इसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इस पॉइंट को
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये प्रकाश किरण टकराई है ना, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा, यानी कि इसे आपतन बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। एक वर्चुअल लाइन जो कि इस सरफेस की, ये जो सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वर्चुअल लाइन खींची जाती है जिसे कहा जाता है, ये पिक्चर में हीरो का काम करेगा, ये रहेगा अभिलंब। इसे क्या कहा जाता है? अभिलंब, यानी कि इसे कहा जाता है नॉर्मल। तो भाई साहब ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे एंगल आई कहा जाता है, जिसे आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हिंदी में अगर कहें तो इसे आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आपतन कोण, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है, हमेशा ध्यान रखना एंगल जो होता है ये नॉर्मल से मेजर होता है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला जो कोण है, मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, दैट इज कॉल्ड आर, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा भाई? इसे कहा जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे पे नॉर्मल हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई यानी कि रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपकी सरफेस हो गई। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि परावर्तन कोण आर हो गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं परावर्तन के नियम की, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फटाफट से पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का ये बोलता है कि जैसे आपने डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये प्रकाश किरण आई, ये ऐसे चले गई, यहाँ पे ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है। सो अभी मैं बोल रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का ये बोलता है कि जो एंगल आई होगा वो आपके एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, ये क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या था? ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहा जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला नियम तो आपके प्रकाश का परावर्तन का बड़ा सिंपल सा सादा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या हुई? इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुई। ये क्या हुई? रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में कहा जाए आपतित किरण। ये क्या हुई? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो वापस से मैं दूसरा नियम बता रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर ये कौन? अभिलंब। तो वापस से आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब ये तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों क्या रहेंगे? एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसका देखें तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये रहा, रिफ्लेक्टेड रे आर आर ये रहा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि ये एन अभिलंब, नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये कहाँ पर है? नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट lie in same plane,
ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। वापस से सुनिए एक बार फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ। तो पहला लॉ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड लॉ हो गया। आई होप दैट इज क्लियर। जरा फोटो लगा दीजिए नोट्स का, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। पहले नियम में आपने देखा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये हमने देख लिया। अब अगली घटना पढ़ते हैं। अब यहाँ पे परावर्तन के कुछ इफेक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। वापस से वो फोटो लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए इस फोटो को। ठीक है, अब देख रहे हैं हम समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, यानी कि समतल दर्पण से जब परावर्तन होता है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो ये बन गया, लेट सपोज ये प्लेन मिरर है मेरा। ये क्या है? प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण से अगर परावर्तन को देखें प्लेन मिरर से, तो आप देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अगर यहाँ पे लेट सपोज ये दर्पण है, ये सपोज करो कि यहाँ पे ये मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और यहाँ पे इस प्लेन मिरर की तरफ आप क्या कर रहे हैं? एक बॉय है, एक लड़का है। ये बॉय इसकी तरफ दौड़कर आ रहा है, ये रन करके आ रहा है इसकी तरफ। तो ये प्लेन मिरर में इसको इसका क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। तो अगर देखें तो अगर ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ दौड़ रहा है, मतलब इसकी गति v है, तो आपको जो सामने दिखेगा उसको दौड़ने की जो उसकी टोटल गति दिखेगी, रिलेटिव स्पीड दिखेगी उसकी, किसके? आपके दर्पण के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड दिखेगी उसके पास में आने की, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दर्पण की तरफ गति कर रहे हैं तो दर्पण के सापेक्ष जो आपकी गति है वो डबल हो जाएगी। अगर आप v वेग से गति कर रहे हैं तो वो 2v हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति, अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति को किसी समतल दर्पण के अंदर अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। किसी भी बंदे को अगर किसी समतल दर्पण प्लेन मिरर में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, सर से लेकर तो पैर तक, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो दर्पण है ना, उसे उस बंदे की ऊंचाई से आधी लेंथ का होना ज़रूरी है। वापस से सुनिए, अगर मुझे क्या करना है? अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसी दर्पण के अंदर, किसी भी मिरर के अंदर मुझे अपना पूरा इमेज देखना है सर से लेकर पैर तक, तो जो इमेज, जो आपका दर्पण होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपका जो मिरर होना चाहिए, उसकी जो लेंथ है वो आपकी जो लंबाई है उससे आधी होना चाहिए, है ना, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा फोटो दिखा दीजिए एक बार। देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, समतल द्वारा दर्पण द्वारा परावर्तन आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु v वेग से समतल दर्पण की ओर जाती है तो वस्तु के सापेक्ष इसका वेग जो हो जाता है वो 2v हो जाता है। ठीक है, ये डबल वाली मैंने कंडीशन बताई। दूसरी कंडीशन क्या है? एक व्यक्ति को किसी समतल दर्पण में अपना पूरा चित्र अगर देखना है तो अपनी ऊंचाई से कम आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है अपवर्तन? बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, अब ये मीडियम क्या है अभी मैं बताता हूँ। लाइट की स्पीड की बात कर लो पहले, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करूँ तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग रहती है। पानी में अगर देखें प्रकाश की चाल अलग होगी, वायु में अलग होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच के अंदर अलग होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो अपन ने इनको मीडियम बोला। ठीक है, तो अगर मैं मीडियम की बात करूँ, मीडियम, तो ये जो मीडियम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं फिजिक्स में। अगर हम देखें तो एक होता है सघन और एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, सघन और विरल अभी समझा देता हूँ क्या होगा, है ना। सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन को आप बोलते हैं डेंसर और इसको बोलते हैं रेयर। ठीक है, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? तो जहाँ पर जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है,
विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। दो मीडियम को कोई भी कंपेयर करेंगे आप, तो जिस भी मीडियम में, दो में से जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है वो आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी कि सघन माध्यम हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आप पे दे लेता हूँ एयर और ग्लास, मैंने वायु ले लिया और कांच ले लिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी जो वायु होगी उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और कांच में लाइट की स्पीड कम होगी, तो मैं बोलूँगा एयर जो हो गया यहाँ पे आपका विरल माध्यम हो गया, यानी कि रेयर मीडियम हो गया, और जो ग्लास हो गया वो आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर सघन, और जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा वो विरल माध्यम। अब आपको माध्यम समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपवर्तन की घटना क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जल्दी से वापस से क्या बोला मैंने, जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब वो उसके पाथ से डेविएट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कम ऑन, अगेन बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन के ऊपर आपका रेयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, विरल माध्यम, मतलब इस लाइन के ऊपर आप समझ लीजिए वायु है, ठीक है, क्योंकि ये विरल है। अब इस लाइन के नीचे आप मान लीजिए ग्लास है, ग्लास यानी कि कांच है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, ये ऐसे आई, इस बिंदु पे टकराई, और इसका क्या हुआ, प्रेषण हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। जब ये ट्रांसमिट हुई किससे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये आपका पहला मीडियम, ये आपका दूसरा मीडियम। तो दूसरे मीडियम में जैसे ही ट्रांसमिट होगी तो इसको जाना था ऐसे, इसको जाना कैसे था, बिल्कुल सीधे जाना था, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है, इसको जाना था बिल्कुल सीधे, है ना। लेकिन क्या होगा, ये अपने पाथ से ऐसे कुछ डेविएट हो जाएगी। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और वही बात है कि ये जो सरफेस है इसके अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, एक नॉर्मल में इस सरफेस पे ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, जो कि 90 डिग्री बनाता है, तो वही जो अपवर्तन में, जो परावर्तन में देखा था उसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कैसे कि ये वाला जो बंदा रहेगा ये जो लाइन रहेगी इसे बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हुआ, यानी कि ये हुआ अभिलंब। फिर से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये आपकी बनी इंसिडेंट रे IR, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये आपकी लाइन रिफ्लेक्ट, ये आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो दैट इज विल बी रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। इसे तो हिंदी में आप आपतित किरण बोलेंगे, और यहाँ अपवर्तन की घटना हो रही है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, क्लियर है। अब ये नॉर्मल था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वाला बनने वाला एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल आर होता है, रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टिव नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आई और आर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। इस आई और आर को उस वाले से कंफ्यूज मत करना आप रिफ्लेक्शन वाले से, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। तो जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे ही अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी 2 नियम होते हैं। यहीं पे मैं बता देता हूँ, एक बॉक्स बना करके दोनों नियम आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स आई होप आपको दिख रहा होगा। पहला जो लॉ होता है यहाँ पे लिख देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के नियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं ना, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ होते हैं। अब मैं अपनी उस पर आता हूँ, थोड़ा आराम से धैर्य से आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के 2 लॉ होते हैं। कौन कौन से रिफ्रैक्शन के 2 लॉ होते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। पहला लॉ और दूसरा लॉ, दोनों को मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगा। पहला लॉ क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन की पूरी प्रोसेस को देखूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि ये आपतन कोण है, ये आपका अपवर्तन कोण है।
तो आपतन कोण की ज्या, पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, अब ये अपवर्तनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब मुझे बताओ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, RIM बोल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसे हम क्या करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये म्यू जो होता है ना, वो दोनों मीडियम में आप बोल सकते हैं लाइट की जो स्पीड है उसका रेशो है, और कुछ भी नहीं। दोनों मीडियम जो अलग अलग आपने यूज़ करे हो उसमें लाइट की स्पीड का रेशो है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल यानी कि साइन आई और साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल का रेशो यानी कि साइन आर, ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू के बराबर होता है, यानी कि म्यू के इक्वल होगा। मतलब कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी कि रेशो, अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर होता है। ये होता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो जैसे रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन का क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वापस से इंग्लिश में बोल के बताता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों भी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तीनों एक ही तल में क्या करते हैं, स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम होता है। तो आई होप ये दोनों लॉ आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो गति करता है तो वो उसकी जो पाथ रहता है, जो उसका जो भी पाथ रहता है, या फिर मैं बोलूँ जिस माध्यम में वो गति कर रहा है, तो जो रास्ता रहता है वो रास्ते से भटक जाता है, यानी कि अपने पास से डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है वो अपने मार्ग से। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आई होप ये सघन, विरल सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे वायु जो है वो विरल माध्यम है और ग्लास जो है वो सघन माध्यम है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूँ ये थोड़ा सा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा देखिए कि यहाँ पे अगर मैं सघन माध्यम ले लूँ और यहाँ विरल ले लूँ, तो आप देखिए कि ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई लाइट रे। अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो ये अभिलंब है। अब आप सघन माध्यम से लाइट रे आ रही है और जा कहाँ आ रही है, विरल माध्यम में, मतलब कि डेंसर से आ रही है और रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे। समझिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी वो कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कम होगी। और जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगी लाइट, तो स्पीड एकदम से उसकी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये अभिलंब है। तो लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अभिलंब से ऐसे दूर की तरफ हट जाएगी। मतलब इसको जाना तो ऐसे था, ये जाना ऐसे था, लेकिन वो दूर हट जाती है। मतलब अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट जाती है। ध्यान रखिएगा। तो जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करती है तो वो उसके नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर डीप में जाके पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन इसका जस्ट उल्टा, कि अगर यहाँ पे कौन सा मीडियम है, ये विरल मीडियम ले लेता हूँ मैं, मतलब रेयर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ डेंसर मीडियम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यानी कि सघन। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है। अब ये रेयर मीडियम है तो यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब आप देखिए ये एक नॉर्मल हो गया आपके पास में, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अब आपकी लाइट रे जैसे ही डेंसर मीडियम में गई भाई साहब, तो आपकी जो स्पीड हो गई लाइट की वो कम हो गई। और अगर मेरे दोस्त स्पीड लाइट की कम हो गई तो ये जो है एकदम से इसको ब्रेक लगेगा और ये ऐसे अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। मतलब ऐसे जाना था हरिद्वार और पहुंच गए कन्याकुमारी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो दो केस आपने देखा, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है तो वो अभिलंब यानी कि नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। और जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, यानी कि नॉर्मल अभिलंब की तरफ बेंड होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी रिफ्रैक्शन की घटना यहाँ पे खत्म होती है। अब जरा नोट्स लगाइए। लूसेंट आ गई, चलिए ठीक है। नोट्स देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए
यहाँ आप देख सकते हैं समतल द्वारा दर्पण द्वारा परावर्तन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। प्रकाश का अपवर्तन मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है प्रकाश की किरण तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीचे कीजिए। प्रकाश के नियम आपने देख लिए। अब ये अपवर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु ये भी देख लीजिए। अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चाल है। जैसा मैंने आपको बताया, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ही रिफ्रैक्शन का कारण है। एकदम से लाइट की स्पीड कम हुई तो वो अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हुई, यानी कि अपने रास्ते से वो बेंड हो जाती है। ठीक है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होने के कारण रिफ्रैक्शन की घटना होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति और कला नहीं बदलती। मतलब कि रिफ्रैक्शन की जब भी प्रोसेस होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी और फेस, लाइट रे का फ्रीक्वेंसी और फेस नो चेंज होता है इसमें, मतलब कोई बदलाव इसमें नहीं होता। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी और अगर फेस की बात करें, कला की बात करें, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है, यानी कि वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाती है। तो ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी और अगर बात करें फेस, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेवलेंथ और आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो चेंज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमको देखना है। तो तारे का जो टिमटिमाना है वो एक अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से देख लीजिए, अपवर्तन के कारण जो है तारे जो है रात में चमकदार दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता रहेगा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, और स्क्रॉल कीजिए इसे। अपवर्तन के नियम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, माध्यम के अपवर्तना, ये मैंने आपको बता दिया। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हटाइए ज़रा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा स्नेल का नियम है, तो इसे स्नेल ने दिया था, इसीलिए इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। आई होप दैट इज़ क्लियर। आगे, अपवर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्तन के अनुप्रयोग आप देख लीजिए। 2-3 पॉइंट मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि वो कब अभिलंब से दूर हटती है, कब अभिलंब से के पास में आती है। अब ये एग्जाम्पल है जिस पे क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक पानी में आप सिक्का डाल दोगे तो सिक्का अपनी जो एक्चुअल गहराई है उससे उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो एक पानी में गिरा हुआ सिक्का कम गहराई पर दिखाई देता है, ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कागज़, और कागज़ पे अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और लिखे हुए कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है, उस पर अगर आप कांच का एक टुकड़ा रख देंगे तो आप देखेंगे वो जो अक्षर है वो उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये भी अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने बताई। पहली, पानी में सिक्का उठा हुआ दिखना, पानी में रखी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिक्के के उठा हुआ दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। गहराई जो होती है, ये स्विमिंग पूल वगैरह की आपको कम गहरा दिखता है लेकिन होता ज़्यादा है, एक्चुअल में आप डुबकी मार देते पता चल रहा है अंदर चले गए। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कागज़ के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ, उसके ऊपर आपने कांच का टुकड़ा रख दिया, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो अक्षर आपको उभरे हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है। इससे प्रश्न बनता है, ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन की पिक्चर खत्म होती है। अब हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस की जो बनते हैं, और इसी तरीके से देखेंगे पूरी घटना क्या होती है, सब समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी का वीडियो, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये मेरा विश्वास भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, जुड़कर हमसे तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको इसी तरह सहायता प्रोवाइड करता रहूँगा, सहायता आपकी करता रहूँगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।